हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 27 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। नेम इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर दैट वाज कमीशन्ड इन सितंबर 2022। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक का नाम बताइए जिसे सितंबर 2022 में शामिल किया गया था। ऑप्शन जान लेते हैं, आईएनएस विजय, आईएनएस विराट, आईएनएस पृथ्वी या फिर आईएनएस विक्रांत। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज़ द थीम फॉर 2023 वर्ल्ड टूरिज्म डे। 27 सितंबर को मनाए जाने वाले 2030 विश्व पर्यटन दिवस का विषय क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स। आपको जाना चाहिए, साल 1980 से ही यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी कि UNWTO ये वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते आ रहा है 27 सितंबर को। 27 दिसंबर डेट इसलिए चुनी गई क्योंकि इस दिन साल 1970 को जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो पूरा कानून है, जो भी इनका मसौदा है, उसको एडॉप्ट किया गया था। आपको जाना चाहिए, 2023 में वर्ल्ड टूरिज्म डे का थीम है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। आपको जाना चाहिए, इस बार इस डे को मनाने के लिए जो होस्ट कंट्री है ये सऊदी अरब है। जो UNWTO है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर्स मैड्रिड स्पेन में है। ये बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है, एक याद रखिएगा इसको, कोई भी एग्जाम है आपके आने वाला। टूरिज्म डे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एक साल में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जाता, किसी ना किसी में तो ये पूछा ही जाता है, ठीक है। और इसका थीम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हु विल बी कन्फर्ड विद द दादा साहब फाल्के अवार्ड दिस ईयर। इस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, वाहिदा रहमान। आपको जाना चाहिए, वेटरन एक्टर वाहिदा रहमान, इन्हें हमारे देश का जो सर्वोच्च सम्मान है सिनेमा के फील्ड में, दादा साहब फाल्के अवार्ड, इससे सम्मानित किया जाएगा। दादा साहब फाल्के की अगर हम बात करें, इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से जाना जाता है। जो नए एस्पिरेंट्स अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, इस फैक्ट को याद रखिएगा, कई बार SSC या फिर और स्टेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो ये दादा साहब फाल्के हैं, इनकी डेब्यू फिल्म रही राजा हरिश्चंद्र। ये फर्स्ट इंडियन मूवी थी और 1913 में रिलीज़ हुई थी। आप कह सकते हैं इंडिया की फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म भी है। इंडियन गवर्नमेंट ने दादा साहब फाल्के अवार्ड्स साल 1969 में जो है अनाउंस करना शुरू किया था और उन सभी पर्सनैलिटीज़ को दिए जाते हैं जिन्होंने आर्ट्स एंड सिनेमा के फील्ड में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। Who has been reappointed as Deputy Governor of Reserve Bank of India for a period of 1 year। 1 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, M राजेश्वर राव।
आपको जाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम राजेश्वर राव को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के तौर पर रीअपॉइंट किया है और 1 साल के लिए, और इनका जो ये रीअपॉइंटमेंट है ये 9 अक्टूबर 2023 से शुरू होगा। आपको बता दें अक्टूबर 9, 2020 को एम राजेश्वर राव को डिप्टी गवर्नर आरबीआई का बनाया गया था 3 साल के पीरियड के लिए। अच्छा, जो मिस्टर राव हैं ये आरबीआई में डिपार्टमेंट्स ऑफ रेगुलेशन, कम्युनिकेशन, इन्फोर्समेंट, लीगल एंड रिस्क मॉनिटरिंग इसको हैंडल करते हैं। आपको जाना चाहिए ये आरबीआई का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। इसमें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और 4 डिप्टी गवर्नर के नाम आप देख सकते हैं, एम डी पाटरा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर और स्वामीनाथन जे। हु विल लीड द डेलीगेशन ऑफ पार्लियामेंट टू द 9th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम इन जोहानिसबर्ग। जोहानिसबर्ग में 9वें ब्रिक्स संसदीय मंच में संसद के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा? सही आंसर ऑप्शन डी है हरिवंश नारायण सिंह। आपको जाना चाहिए कि जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं हरिवंश नारायण सिंह, ये जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में 27 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले 9th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम में जो भारत की ओर से पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया हुआ है उसका नेतृत्व करेंगे। साथ ही डेलीगेशन का हेड होने के नाते ये ओपनिंग स्टेटमेंट भी अपना जो है देंगे और क्लाइमेट चेंज एंड लेजिस्लेटिव मोबिलाइजेशन इन ब्रिक्स कंट्रीज इस विषय पर एक सेशन होने वाला है, उसकी भी अध्यक्षता करेंगे। नेम द नासा स्पेसक्राफ्ट दैट पैराशूटेड इनटू द यूटा डिजर्ट आफ्टर कलेक्टिंग एस्ट्रॉइड सैंपल्स फ्रॉम डीप स्पेस। नासा के उस अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जो अंतरिक्ष से क्षुद्र ग्रह के नमूने एकत्र करने के बाद यूटा रेगिस्तान में पैराशूट की मदद से उतरा। सही आंसर ऑप्शन डी है ओसिरिस रेक्स। आपको जानना चाहिए नासा ने अपना जो है फर्स्ट एस्ट्रॉइड सैंपल जो है डीप स्पेस से कलेक्ट किया है और ये जो सैंपल है ये यूटा डेजर्ट यूएस में जो है पैराशूट की मदद से जो है नीचे लाया गया है। किस स्पेसक्राफ्ट की सहायता ली गई इसमें? ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट। तो इसने जो सैंपल पूरा कैप्सूल है, ठीक है, इस सैंपल को ये इसने जो है ऊपर से पैराशूट की मदद से छोड़ा है। आपको जाना चाहिए ओसिरिस रेक्स जो स्पेसक्राफ्ट इसे साल 2016 में लॉन्च किया गया था और ये जो बेनू एस्टेरॉइड है यहाँ पर 2018 में पहुँचा। सैंपल को कलेक्ट किया गया था अक्टूबर 2020 में इस स्पेसक्राफ्ट के द्वारा। एस्टेरॉइड का नाम क्या है? 101955 बेनू। अब जो बेनू एस्टेरॉइड का सैंपल लिया गया है, अब अगर हम इसकी वो देखें 8.8 आउंसेस या 250 ग्राम्स का है ये सैंपल और इसको नासा के जो जॉनसन स्पेस सेंटर है ह्यूस्टन में यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तब उसके बाद साइंटिस्ट उस डब्बे को खोलेंगे जिसमें ट्रांसपोर्ट किया गया है, एक्सट्रैक्ट करेंगे, सैंपल का वेट करेंगे और एक रॉक डस्ट, ठीक है, इसके बारे में अपनी इन्वेंशन करेंगे। साथ ही जो पूरे वर्ल्ड में जो साइंटिस्ट हैं उनको इस सैंपल के जो अलग अलग पीसेज हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और एस्टेरॉइड्स की तरह ही जो बेनू है ये अर्ली सोलर सिस्टम का पार्ट रहा है क्योंकि इसकी जो प्रेजेंट डे केमिस्ट्री है और मिनरलोजी है ये अब तक अनचेंज्ड है। 4.5 बिलियन ईयर्स एगो से लेकर अब तक अनचेंज्ड है इसकी जो केमिस्ट्री है, जो मिनरलोजी है, तो इसलिए काफ़ी वैल्यूबल है। इससे पता चला जा सकता है कि जैसे रॉकी प्लैनेट्स हैं, जैसा हमारा अर्थ है, इस तरह के रॉकी प्लैनेट्स, इनका ओरिजिन क्या रहा है, क्या किस तरह से डेवलप हुए हैं। इट मे इवन कंटेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सिमिलर टू दोज नेसेसरी फॉर द इमरजेंस ऑफ माइक्रोब्स। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विसिटी बेस्ड कैपोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस शहर स्थित कापोल सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है मुंबई। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुंबई महाराष्ट्र स्थित कापोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है और इस तरह से अब ये जो भी बैंकिंग बिजनेस है उसको नहीं कर सकता। आरबीआई ने नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड नासिक महाराष्ट्र का भी लाइसेंस कैंसिल किया है। आरबीआई ने 8.80 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द मॉनिटरिंग ऑफ फ्रॉड्स इन एनबीएफसीज डायरेक्शंस 2016। आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है पंजाब एंड सिंध बैंक पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 26A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949
रेड विद डायरेक्शन इशूड बाय आरबीआई ऑन द डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम। अब ये याद रखिएगा, जो ये वाला क्वेश्चन है ना, देखिए पंजाब एंड सिंध बैंक पर लगाया है, तो ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, 1 करोड़ रुपए का लगाया है। बाकी ये जो कोऑपरेटिव बैंक है इन पर तो लगते रहते हैं, ठीक है। ये सारे अगर आप पढ़ेंगे पिछले 4-5 महीने के तो काफ़ी सारी हो जाएंगे, इतने याद भी नहीं होते हैं, ठीक है। अब जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक है, ये महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे इंडियन बैंक का, वो भी महत्वपूर्ण है। एसबीआई पर भी लगाया, उसे भी देखेंगे, ठीक है। तो ये सब महत्वपूर्ण है आपके लिए। और बाकी जो एक कोऑपरेटिव बैंक पर लगते रहते हैं, ये एग्जाम से 1 महीने तक के आप देख लेंगे, 1 महीने पहले तक के। आरबीआई ने इंडियन बैंक पर 1.62 करोड़ रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, स्टेशनरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस। आरबीआई केवाईसी डायरेक्शन 2016, आरबीआई डायरेक्शन 2016, इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स। Which sport did India win the team dresses gold in at the Asian Games? फिर से पढ़ते हैं। Which sports did India win the team dresses gold in at the Asian Games? एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में टीम ड्रेसेस का स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, इक्वेस्ट्रियन। देखिए भारत ने यहाँ पर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट में ड्रेसेस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, टीम गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में। और 41 साल से जो इंतजार था गोल्ड मेडल जीतने का, वो पूरा हुआ है। इस टीम में रही सुदीप्ति हाजिला, दिव्यकृति सिंह, हृदय छेदा और अनूस अग्रवाला, ये सब रहे। और इन्होंने 209.205 परसेंटेज पॉइंट्स कलेक्ट किए और पहले नंबर पर रहे हैं। आपको बता दें ये भारत का फर्स्ट एवर मेडल है ड्रेसेस में, ठीक है। और ड्रेसेस की बात करें, ड्रेसेस क्या होता है? ड्रेसेस एक आप देख सकते हैं, मतलब इक्वेस्ट्रियन आप समझ रहे हैं, घुड़सवार से संबंधित है इक्वेस्ट्रियन, है ना। तो अब इसमें ड्रेसेस एक इवेंट आता है। ड्रेसेस का मतलब क्या है? आपने देखा है ना कि वो जो राइडर होते हैं, हॉर्स राइडर और हॉर्स, ठीक है, उनको सिखा के रखते हैं और इस तरह से कुछ मूवमेंट्स होते हैं। वो हॉर्स को कहता है कि इधर से आओ, उधर से आओ, इधर से कूदो, ठीक है, डायरेक्शन देता है और हॉर्स उसको परफॉर्म करता है, तो उसको बोलते हैं ड्रेसेस। और एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है कि ड्रेसेस किससे संबंधित है, ठीक है। इसलिए मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन फ्रेम किया है ताकि आपको अंदाजा हो जाए। रिकर्व पूछा गया था ना एक बार बैंक के एग्ज़ाम में, शायद पिछले से पिछले साल पूछा गया था रिकर्व किससे संबंधित है, तो इसी तरह से ड्रेसेस भी पूछा जा सकता है। इक्वेस्ट्रियन अगर की हम बात करें, एज अ स्पोर्ट मेड इट्स मेडन अपीयरेंस एट द एशियन गेम्स इन 1982 में इक्वेस्ट्रियन को एशियन गेम्स से शामिल किया गया था। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम वॉन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स बाय डिफीटिंग विच कंट्री? भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है, श्रीलंका। देखिए इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम जिसका नेतृत्व हरमनप्रीत कौर ने किया, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में हांगझो चाइना में। इन्होंने जो इंडियन वुमेन टीम है ना, इनको वुमेन इन ब्लू बोलते हैं, तो इन्होंने फाइनल में श्रीलंका को हराया 19 रन से। ये इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल है एशियन गेम्स में, मतलब क्रिकेट में। विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड अ नोवेल डिवाइस कॉल्ड कोड, यानी कि कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरनमेंट टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी? किस संस्थान ने इंडोर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कोड नामक एक उपकरण विकसित किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, आईआईटी जोधपुर। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर के रिसर्चर्स ने एक कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन इन्वायरमेंट यानी कि कोड नाम की डिवाइस बनाई है। किस लिए है ये? फॉर गुड इंडोर एयर क्वालिटी, जो इंडोर एयर क्वालिटी है उसको बेहतर बनाने के लिए। द डिवाइस हैज़ बीन टेस्टेड एक्सटेंसिवली विच डीएक्टिवेट्स मोर देन 99.99% ऑफ हार्मफुल पैथोजेंस एंड प्रोवाइड क्वालिटी इंडोर एयर। इस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड ही इंडोर एयर स्टेरिलाइजर्स को डेवलप किया गया है दिव्य प्लाज्मा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, जो कि स्टार्टअप कंपनी है आईआईटी जोधपुर टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड स्टार्टअप सेंटर की। द कंबाइंड एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ एनपीएस एंड एपीवाई हैज क्रॉस्ड विच अमाउंट? एनपीएस और एपीवाई का संयुक्त एसेट अंडर मैनेजमेंट किस राशि को पार कर गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 10 लाख करोड़ रुपीज़। देखिए एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है नेशनल पेमेंट सिस्टम के तहत और अटल पेंशन योजना के तहत कंबाइंड इन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए की अमाउंट को जो है क्रॉस कर दिया है। ऐसी सूचना पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडी के चेयरमैन दीपक मोहंती ने दी है। ऑफ द टोटल एयूएम अंडर जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है एपीवाई के तहत, ये 30,451 करोड़ रुपए हैं। वहीं जो एनपीएस लाइट है
इसके तहत 5,157 करोड़ रुपए हैं। टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम एंड अटल पेंशन योजना ये इंक्रीज हुए हैं और 6.62 करोड़ से ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपको जानना चाहिए जो एनपीएस है, नेशनल पेंशन सिस्टम, इसको हर एक सिटीजन के लिए अवेलेबल किया गया 1 मई 2009 से वॉलंटरी बेसिस पर। और अगर हम बात करें अटल पेंशन योजना की तो ये 1 जून 2015 को लॉन्च की गई थी। करंटली नेशनल पेंशन स्कीम सब्सक्राइबर्स आफ्टर टर्निंग 60 ईयर्स विड्रॉ अप टू 60% of the retirement corpus as a lump sum, while the remaining 40% of the corpus mandatorily goes into buying an annuity. PFRDA increased the entry age up to 70 and the exit age to 75, keeping in view longevity. Who backed the Diabetologist of the Year 2023 award? Diabetologist of the Year 2023 का पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है, नवनीत अग्रवाल। देखिए डॉक्टर नवनीत अग्रवाल जो कि चीफ क्लिनिकल ऑफिसर हैं पीटओ में, इन्हें डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड दिया गया है फॉर इज एक्सेप्शनल मेडिकल सर्विस एंड डेडिकेशन टू द कॉज ऑफ इम्प्रूविंग द लाइफ्स ऑफ पीपल विद डायबिटीज़। ये अवार्ड ईटी हेल्थ केयर अवार्ड्स द्वारा दिया गया है और इसमें डॉक्टर अग्रवाल का जो अनवेवरिंग कमिटमेंट एंड कंट्रीब्यूशन है डायबिटिक मैनेजमेंट संबंधित उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। फूड एंड बेवरेज कंपनी पेप्सिको इंडिया विल इन्वेस्ट 778 crore rupees to set up its first food focused manufacturing plant in which state? पेप्सिको इंडिया किस राज्य में अपना पहला खाद्य केंद्रित विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है, आसाम। आपको जानना चाहिए फूड एंड बेवरेज कंपनी पेप्सिको इंडिया ये 778 करोड़ रुपए की लागत से आसाम में अपना पहला फूड फोकस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेगी। तो 44.2 एकड़ में ये फैला रहेगा किस जगह? आसाम के नलबरी में, और 2025 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। पेप्सिको की अगर हम बात करें, एक अमेरिकन मल्टीनेशनल फूड स्नैक एंड बेवरेज कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर्स हैरिसन न्यूयॉर्क में है। अच्छा, ये याद रखिएगा पेप्सिको के ब्रांड्स कौन कौन से हैं? पेप्सी, माउंटेन ड्यू, लेस, पोटैटो चिप्स, ट्रॉपिकाना बेवरेज, 7 अप, लिप्टन टीज, मिरिंडा, एक्वाफिना, बॉटल वाटर, वॉकर्स पोटैटो क्रिप्स। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ एग्जाम्स में देखा गया है, खास करके बैंक्स के एग्जाम में, कि इस तरह के ब्रांड्स पूछ लेते हैं कि किसका ब्रांड है, किस कंपनी का ब्रांड है। ठीक है, और पेप्सिको का शायद भी पूछा भी गया था इनमें से किसी का। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें याद रखा करें आप। यही फ़ायदा होता है अगर एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन हैं उनको एनालाइज करने से, है ना, कि क्या क्या पूछा जा रहा है। अब हमें याद है कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ब्रांड्स पूछ लेते हैं, तो जब भी हमें कुछ इस तरह का बेवरेज ब्रांड जो है ब्रांड न्यूज़ में आए तो हम तुरंत देख लें कि उसके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। Truecaller announced partnership with which platform to provide a fast and secure online checkout experience for shoppers? Truecaller ने खरीदारों को तेज और सुरक्षित ऑनलाइन चेकआउट अनुभव प्रदान करने के लिए किस प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, Razorpay। देखिए ट्रूकॉलर जो कि एक ग्लोबल कॉलर आइडेंटिफिकेशन प्लेटफॉर्म है, इसने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है Razorpay के साथ, जो कि इंडिया की लीडिंग फुल स्टैक पेमेंट एंड बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। किस लिए? टू प्रोवाइड अ फास्ट एंड सिक्योर ऑनलाइन चेकआउट एक्सपीरियंस फॉर शॉपर्स विद इट्स one tap OTP less verification solution that ensures user safety throughout the process. Through this solution by Truecaller, Razorpay customers would no longer need to manually fill up their contact details or wait for OTPs during the checkout, as these details will get auto-populated by Truecaller with a single tap. तो आपने देखा भी होगा OTP आता है तो अपने आप ही वो फिल हो जाता है, हमें भरने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उससे जल्दी काम हो जाता है। तो उसी तरह का एक यहाँ पर भी पार्टनरशिप की गई है। ट्रूकॉलर के बारे में जानिएगा, एक स्वीडिश कंपनी है, स्वीडन की, स्थापना 2009 में हुई थी स्टॉकहोम में, और इसके फाउंडर रहे नेमी जेरेंगलम और एलन मेमेथी। विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर जॉइंड मिड विकेट स्टोरीज एज प्रिंसिपल एडवाइजर? कौन सा पूर्व भारतीय क्रिकेटर मिड विकेट स्टोरीज में प्रधान सलाहकार के रूप में शामिल हुआ? सही आंसर ऑप्शन सी है, सुनील गावस्कर। देखिए मिड विकेट स्टोरीज ने अनाउंस किया है कि क्रिकेट लेजेंड सुनील गावस्कर इनके प्रिंसिपल एडवाइजर होंगे। मिड विकेट स्टोरीज क्या है? एक यूनिक कंसेप्ट एंड प्लेटफॉर्म है फॉर क्रिकेटिंग लीजेंड्स टू एंट्रोल ऑडियंसेस while sharing their extraordinary experiences both on and off the field with their exclusive list of events which make for a heady mix of entertainment and passion। तो यहाँ पर जो क्रिकेट लीजेंड है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, चाहे वो ऑन फील्ड रहे हों या ऑफ फील्ड रहे हों, तो जो ऑडियंस है उनको एंटरटेन करते हैं।
The Constitution 128th Amendment Bill 2023 provides for reservation of 1/3 of the total seats for women in which house or assembly. संविधान 128 संशोधन विधेयक 2023 निम्नलिखित में से किस सदन में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 आरक्षण का प्रावधान करता है? ऑप्शन देखते हैं, लोकसभा, दिल्ली असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज या फिर ऑल ऑफ द अबव। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ध्यान से सुनिएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से जो है क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे हैं। देखिए, पार्लियामेंट ने हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 पास कर दिया है, जिसका मकसद है कि लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और दिल्ली असेंबलीज में जो टोटल सीट्स हैं उनका 1/3 महिलाओं के लिए रिजर्व करना है। साथ ही ये उन सीट्स पर भी अप्लाई रहेगा जो SCs एंड STs के लिए लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो है रिजर्व है। अब जो इसका मतलब समझिए, अब जो सीट्स हैं, मान लीजिए 10 सीट SC में, SC की जो है रिजर्व है लोकसभा में, ठीक है, तो 10 सीट का 1/3 जो है महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा उसमें भी, ठीक है। तो रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन, इसी की बात कर रहे थे कि OBC के लिए भी ये रिजर्वेशन होना चाहिए। अब इसमें आगे देखिए, द सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन विल बी रोटेटेड आफ्टर ईच डेलिमिटेशन एक्सरसाइज। द रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। द वीमेंस रिजर्वेशन बिल, इसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसको राज्यसभा द्वारा 21 सितंबर 2023 को मंजूरी मिली और 214 मेंबर्स ने इसके फेवर में वोट किया और किसी ने भी इसके अगेंस्ट वोट नहीं किया है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में पहले ही पास हो गया था 20 सितंबर 2023 को, और इसमें 454 वोट्स इसके फेवर में पड़े और वहीं 2 वोट्स इसके अगेंस्ट में पड़े। अब ये जो 2 महानुभाव हैं, इनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी और सैयद इम्तियाज जलील। AIMIM के ये जो है सांसद हैं, तो इन्होंने इसके अगेंस्ट में वोट किया था। अब ये मैंने देखिए राज्यसभा में कब पास हुआ, 21 सितंबर को, और लोकसभा में कब हुआ, 20 सितंबर को। तो ये याद रखिएगा, डेट्स भी मैंने इसलिए मेंशन किए हैं। SSC वाले इस तरह की जो है 20 से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हो सकता है किसी और भी एग्जाम में पूछ ले, बैंक वाले पूछ लें कि कब हुआ, पर बैंक वाले इतना नहीं पूछेंगे, ठीक है। SSC वाले को रहती है थोड़ा कि ज़्यादा डीप इस तरह के पूछने की, तो डेट याद रखिएगा। या अगर आपसे पूछ लें कि पार्लियामेंट में कब पास हुआ, तो 21 सितंबर आप कह सकते हैं। और जहाँ तक कि अगर हम PCS एग्ज़ाम्स की बात करें, PCS टाइप के एग्ज़ाम में ये भी पूछा सकता है कि लोकसभा में किन 2 MPs ने जो है इसके अगेंस्ट में वोट किया था, ठीक है। तो जोड़े बन सकते हैं, ऑप्शन A में 2 MP दे दिए, ऑप्शन B में 2 MP दे दिए, ऑप्शन C में 2 MP दे दिए, इस तरह से, ठीक है। तो आप देखिए अपने आप भी सोच सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। उसी हिसाब से फिर मैंने एक कंटेंट भी बनाया है अलग अलग जो है रिपोर्ट से मिलाकर, ताकि किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ ले तो आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। अब आपको देखिए इसका बैकग्राउंड क्या रहा। आप सभी जानते हैं जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन है 1993, इसमें वुमेंस के लिए रिजर्वेशन जो है पहले से ही है ना। पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ में जो है 1/3 रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, जो ये पंचायत होते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, ठीक है। तो एक तरह का आप कह सकते हैं कि इन्होंने इसका एक ग्राउंड तैयार किया है कि जो लोकसभा है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं या दिल्ली असेंबली है, इसमें भी महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। अब इस बिल का एम क्या है, इस बिल का एम ये है कि लोकसभा में जो वुमेन MPs हैं इनकी संख्या 181 हो जाए। करंटली कितनी है, 82, यानी कि 15%। और जो महिलाएं MLAs हैं, ठीक है, वो उनकी संख्या 2000 से ज़्यादा हो जाए। फिलहाल कितनी है, 740। और आपको बता दें जो पहली लोकसभा थी उसमें केवल 5% जो है फीमेल MPs थी, जबकि अभी 17 लोकसभा में 15% फीमेल MPs हैं। जो प्रेजेंट राज्यसभा है इसमें 224 मेंबर्स हैं, जिनमें से 24 महिलाएं हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जो इंडिया की रैंक है इन टर्म्स ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन, ये 148 है आउट ऑफ 193, जबकि ग्लोबल एवरेज 26.5% है। और हमारे यहाँ कितना परसेंटेज है, 15%, ठीक है, महिला रिप्रेजेंटेशन का। Similarly, women's representation in state assemblies is also dismal, ranging from 3.1% in Nagaland to 23.1% in बिहार। बिहार में कितना है, 30.1%। वहीं नागालैंड में कितना है, 3.1%। 2006 में बिहार पहला स्टेट बना जिसने 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए प्रोवाइड कराया पंचायत बॉडीज़ में। वहीं आपको जानना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन does not provide for reservation of seats for women in the Lok Sabha and state legislative assemblies, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है
कि महिलाओं के लिए जो है सीट्स रिजर्व होनी चाहिए लोकसभा में या फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनमें। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। कॉस्पी इज अ मेजर स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ विच कंट्री? साउथ कोरिया। हु हैज रिजाइंड फ्रॉम हिज रोल एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ बोथ फॉक्स कॉर्पोरेशन एंड न्यूज कॉर्पोरेशन? रूपर्ट मुर्डोच। यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य एम सिंधिया इनॉग्रेटेड उड़ान भवन एट विच एयरपोर्ट? दिल्ली सफदरजंग एयरपोर्ट। Which Romanian professional female tennis player has been given a 4-year ban for anti-doping rule violations? Simona Halep. 10th meeting of India and which countries joint subcommittee on defense, science, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन हेल्ड इन न्यू दिल्ली, मलेशिया। आप में से कई स्टूडेंट से बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। तेजू एयरपोर्ट इज इन विच स्टेट? हु इज द रिचेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड? The 35th edition of the annual Gandhi Walk took place in which city? In which city was India's first underground power transformer installed? Which oil firm unveiled India's first green hydrogen powered bus in New Delhi? 3 athletes from Arunachal Pradesh, Neman Wangsu, Onilu Tega, Mepung Lamgu, were denied entry into Hangzhou, China for the Asian Games. Which sport do they play? तो इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।